नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से लेकर 1192 तक शासक रहे। तो देखिएगा, पृथ्वीराज जो तृतीय है, इनके पिता सोमेश्वर चौहान सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया शिलालेख का संस्थापक माना जाता है। इनकी माता कर्पूर देवी दिल्ली की तोमर राजकुमारी थी। अब अपनी बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म इनका 1166 अहिलवाड़ा गुजरात। अब देखिएगा दोस्तों कि 1166 में इनका जन्म होता है और 1177 में ये शासक बन जाते हैं। यानी कि मात्र और मात्र 11 साल के शासक, अल्पायु शासक थे। अब ये अल्पायु शासक थे तो इनकी संरक्षिका थी, वो इनकी माता थी। माता कौन? कर्पूर देवी। और कर्पूर देवी जो थी, उनको शासन संभालने का कोई अनुभव नहीं था। अतः इनकी माता, इनकी संरक्षिका कर्पूर देवी के दो सहयोगी थे। और ये सहयोगी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न है वो इनमें से पूछा जाता है। तो देखिएगा, पहला जो सहयोगी है वो कदमवास, कैमास या कैलाश। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं और तीनों ही नामों से प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ध्यान में रखना है, पद जो इसका था वो मुख्यमंत्री का था, सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। और इनका शासन में इतना प्रभाव था कि जब मोहम्मद गोरी का 1178 में चालुक्यों के साथ आबू का युद्ध होता है, तो इसी के कारण चौहान उनकी चालुक्यों की सहायता नहीं करते हैं। कर्पूर देवी सहायता करना चाहती थी, किंतु इसके मना करने से सहायता नहीं कर पाते हैं, जो कि आगे चलकर इनके लिए घातक हुआ। अब देखिएगा, दूसरे सहयोगी भुवनमल का पद सेनापति का था, जो पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों के अंतर्गत उसको बड़ा सहयोग करते हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूं पृथ्वीराज की उपाधियां, पृथ्वीराज की उपाधियों में बात मैं करूं तो पहली उपाधि दल पंगुल, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। दूसरी उपाधि राय पिथोरा। और राय पिथोरा नाम से इन्होंने दिल्ली में एक छोटी सी गढ़ी का निर्माण है वो भी करवाया। इसके अलावा यौवन का अवतार भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर भी थे। तो प्रारंभिक जानकारी के अंदर पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर देवी, दिल्ली की तोमर राजकुमारी, जन्म 1166 अहिलवाड़ा गुजरात में। अल्पायु शासक, संरक्षिका माता कर्पूर देवी, 2 सहयोगी कदमवास, कैलाश, कैमास या भुवनमल। उपाधि दल पंगुल और राय पिथोरा। अब देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के समय जो उनकी दिग्विजय थी या जो इन्होंने विजय अभियान प्रारंभ किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और उस अभियान के अंतर्गत उनका एक निश्चित कर्म भी था। तो इनकी जो विजय थी उनका अपने
क्रम जानेंगे सबसे पहले। विजय क्रम, विजय क्रम में आप देखिएगा सबसे पहले गृह युद्ध, गृह युद्ध के बाद में बंडानकों का दमन, बंडानकों के दमन के बाद में महोबा विजय, महोबा विजय के बाद में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के 2 युद्ध महत्वपूर्ण है, अपने को सभी को पता है। तो देखिएगा गृह युद्ध, बंडानकों का दमन, महोबा विजय, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखिए गृह युद्ध 1178, बंडानकों का दमन 1182, महोबा विजय भी 1182, लेकिन ध्यान रखना है बंडानकों का दमन है वो पहले होता है। उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। अब देखिएगा गृह युद्ध में वो नागार्जुन को पराजित करते हैं, गृह युद्ध में वो नागार्जुन को पराजित करते हैं। नागार्जुन जो थे वो विशलदेव चौहान या विग्रह राज चतुर्थ के पुत्र थे और गद्दी के उत्तराधिकारी थे। तो नागार्जुन जो थे वो बंडानकों के सहयोगी भी थे, बंडानकों के सहयोगी भी थे। वो बंडानक जाति को अजमेर की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, नागार्जुन की हत्या कर देता है अजमेर में। नागार्जुन की हत्या करने के बाद में वो बंडानक जाति का दमन करता है। बंडानक जो दोस्तों जाति है वो सतलज क्षेत्र की एक बर्बर जाति थी और धीरे धीरे करके हरियाणा तक आ गई थी। उसके बाद में वो अजमेर की ओर बढ़ रही थी। तो बंडानक जाति का अपने को उल्लेख जो है वो काव्य मीमांसा ग्रंथ किसका, राजशेखर का, उसमें मिलती है, या इसके अलावा पास चारलू स्तंभ लेख में भी इसकी जानकारी है वो अपने को मिलती है। तो 1182 में वो बंडानकों का दमन कर देते हैं। इसके बाद में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट, महोबा विजय या तुमुल का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इनकी अपने आगे है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा महोबा विजय या तुमुल युद्ध, महोबा विजय या तुमुल युद्ध। महोबा विजय कब, 1182। अब देखिएगा जो महोबा विजय है वो क्यों करनी पड़ी। तो जो दिल्ली और दिल्ली के साथ और राजस्थान के साथ यूपी की सीमा, तो सामेत नामक स्थान था, वहां पर विद्रोह हो जाता है। जब दिल्ली की सेना उस विद्रोह को दबाने वहां पहुंचती है, विद्रोह को दबा दिया जाता है। विद्रोह को दबाने के बाद में वो महोबा राज्य से होकर निकलते। जब वो महोबा राज्य पहुंचती है तो वहां परमार्दिदेव चंदेल शासक थे यहाँ, उसके सैनिक उन सैनिकों को मार देते हैं। तो दिल्ली का प्रशासन उस समय पृथ्वीराज चौहान संभाल रहे थे अपने नाना की ओर से। तो पृथ्वीराज को संदेश मिलता है और पृथ्वीराज फिर महोबा विजय के लिए निकलते हैं। तो देखिए महोबा पृथ्वीराज तृतीय और सामने है परमार्दी देव चंदेल। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज ने महोबा को जीता, महोबा में किस राजवंश का शासन था। तो महोबा में चंदेल राजवंश का शासन था। अब देखिएगा महोबा शासक जो परमार्दिदेव चंदेल थे, उनके 2 बहुत ही शक्तिशाली सेनापति आला और उदल, वो किसी बात से नाराज होकर
यहाँ से चले जाते हैं। जिस समय पृथ्वीराज का आक्रमण होता है वो यहाँ दोनों ही नहीं होते हैं। तो प्रारंभिक जो प्रथम संघर्ष होता है, यहाँ पे प्रथम संघर्ष, पहला जो संघर्ष होता है उसमें प्रवार्दी देव के जो सेनापति थे वो मलखान थे, मलखान। और इस पहले संघर्ष में मलखान की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज है उनकी जीत है वो हो जाती है। इसके बाद में मुख्य युद्ध होता है, यानी कि तुमुल युद्ध होता है। तो जब ये संघर्ष चल रहा था तो परमार्दी देव क्या करते हैं, अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति आला और उदल को बुलाते हैं, उनको मनाते हैं, वो आ जाते हैं। तो तुमुल का जो युद्ध होता है 1182 के अंतर्गत, उसमें आप देखिएगा पृथ्वीराज तृतीय और यहाँ जो सेनापति होंगे आला और दूसरा उदल, आला और उदल इस युद्ध में इस वीरता से लड़ते हैं कि पृथ्वीराज बिल्कुल हारते हारते लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मौके पर इनको जीत है वो प्राप्त होती है और इन दोनों की युद्ध में वीर गति हो जाती है, वीर गति हो जाती है। और इनके वीरता से युद्ध भूमि में एक कवि मौजूद होता है जगनिक, और जगनिक इनके लिए एक कथन कहता है, जगनिक इनके लिए एक कथन कहता है, स्वान जिए 12 वर्ष सियार जिए, 13 वर्ष राजपूत जीवे, 18 वर्ष बाकी जीवन धिकार। यानी कि राजपूत को हमेशा 18 वर्ष का सा ही जीना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से उसको जोश में ही जीना चाहिए। तो जहाँ जहाँ अपने को ये दो दो सेनापति देखने को मिलते हैं पूरे राजस्थान के इतिहास में, वहाँ वो युद्ध बिल्कुल भयंकर और खतरनाक युद्ध हुए। जैसे तुमुल का युद्ध आला और उदल, उसके बाद में गोरा और बादल चित्तौड़ 1303, उसके बाद में जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया चित्तौड़ का तीसरा 1568, और गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी जेता और कुप्पा। बड़ा ही शक्तिशाली और बहुत ही वीरता का इनके द्वारा परिचय है वो दिया जाता है। एक बात दोस्तों आपने और ध्यान रखनी है, जगनिक का एक ग्रंथ है परमाल रासो, परमाल रासो, और परमाल रासो के अंदर वो स्पेशली एक भाग लिखता है, एक खंड लिखता है जिसका नाम है आला खंड, जिसका नाम है आला खंड। अब देखिएगा पृथ्वीराज परमार्दी देव चंदेल को पराजित कर देते हैं, उसके सेनापति आला और उदल युद्ध कहलाता है तुमुल का युद्ध, जिसका वर्णन अपने को परमाल रासों में भी मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण इस युद्ध की बात, सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध में विजय के उपरांत, युद्ध में विजय के उपरांत पृथ्वीराज यहाँ का प्रशासक पंजुन राय को बनाते हैं, पंजुन राय को बनाते हैं। 2020-2021 में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पुंजन राय, पुंजन राय। तो ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है। या जगनिक का ग्रंथ परमाल रासो, चंदेल शासक, तुमुल का युद्ध 1182। अब देखिएगा इस विजय के बाद में जो पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष चलता है वो चलता है मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। तो अब देखिएगा यदि अपनी बात करें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी भारत पर अनेकों आक्रमण करते हैं। 1178 में आबू का युद्ध होता है चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट के साथ, नायका देवी उसका नेतृत्व करती है और मोहम्मद गोरी उस युद्ध में पराजित हो जाता है। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की बात करें तो इन युद्धों का जो वर्णन है
वो अपने को अनेक ग्रंथों में मिलता है। जिस प्रकार से मैं पृथ्वीराज के समय के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करूं, दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, तो एक तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसमें इसका पूर्ण वर्णन मिलता है। किसकी रचना है? चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज का क्या था? मित्र भी था, जो कि पृथ्वीराज का मित्र भी था। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे याद रख लेना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण जलहण ने किया था, जलहण ने किया था। दूसरे में इंपॉर्टेंट ग्रंथ की बात करूं, पृथ्वीराज विजय, जयानक का ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय जयानक का ग्रंथ है। तो ये दो ग्रंथ जिससे अपने को पृथ्वीराज की पूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिएगा हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूरी ने यह कहा है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य 7 युद्ध बताए हैं। हमीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूरी ने। और सुरजन चरित्र में राजशेखर ने 21 युद्ध बताए हैं। सुरजन चरित्र में राजशेखर ने 21 युद्ध बताए हैं। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? मेरुतुंग का। और इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य 23 युद्ध। तो अमीर महाकाव्य 7 युद्ध, सुरजन चरित्र 21 युद्ध और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। तो बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने वो छोटी छोटी जो संघर्ष थे, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी, उनको भी साथ में जोड़ लिया। लेकिन जो मुख्य युद्ध रहते हैं वो मुख्य युद्ध 2 ही युद्ध होते हैं। तो देखिएगा, पहले तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का पहला युद्ध 1191। अब देखिएगा, एक पेपर के अंदर तराइन के मैदान में आने का मोहम्मद गोरी का रास्ता पूछ लिया गया था। तो देखिएगा, अजमेर और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय। अब गजनी से मोहम्मद गोरी चलता है, गजनी, गजनी से वो चलकर लाहौर आता है। लाहौर, अपने उस रास्ते की बात कर रहे हैं। लाहौर से वो तबर ए हिंद, तबर ए हिंद यानी कि बठिंडा, बठिंडा आता है और बठिंडा को वो जीत लेता है। तबर ए हिंद बठिंडा, बठिंडा को वो जीत लेता है। और बठिंडा को जीतने के बाद में वो यहाँ का प्रशासक काजी जियाउद्दीन को बनाता है। जियाउद्दीन को, काजी जियाउद्दीन को यहाँ का प्रशासक है वो बनाता है। और जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तब तक बठिंडा पर मोहम्मद गोरी का अधिकार था, मोहम्मद गोरी का अधिकार था। अब देखिए, बठिंडा से मोहम्मद गोरी है वो तराइन के मैदान में आ जाता है। तराइन युद्ध 1191, यहां से पृथ्वीराज चलता है अपने बेटे के साथ। तो पृथ्वीराज तृतीय, उसका पुत्र गोविंदराज जो उस समय दिल्ली का गवर्नर था और बाद में मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करके रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना है वो करता है। और सामने इसके मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के ऊपर गोविंदराज अपने भाले से इतना जबरदस्त प्रहार करता है कि मोहम्मद गोरी के हरावल दस्ते में भगदड़ मच जाती है। और यहाँ से मोहम्मद गोरी सीधा ही भागता है, सीधा ही भागता है।
यानी कि भाग जाता है। तो मोहम्मद गोरी वापस गजनी आकर युद्ध की तैयारी में लग जाता है, युद्ध की तैयारी में लग जाता है। और तराइन के पहले और दूसरे युद्ध के मध्य पृथ्वीराज और संयोगिता वाला प्रकरण है वो होता है। देखिएगा, कन्नौज और कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल, और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय, ये दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। और दिल्ली जो थी तो पृथ्वीराज के मामा नहीं था, इसलिए ये कह रहा था भी मैं बड़ा हूं इसलिए दिल्ली पर मेरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन दिल्ली किसको मिल गई थी? पृथ्वीराज को। तो इनके बीच में जो मनमुटाव का मुख्य कारण था वो दिल्ली थी। इसी बीच इसकी पुत्री संयोगिता, संयोगिता संयोगिता दिल्ली में थी और पृथ्वीराज भी दिल्ली में थे। इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और इस बात का पता जब जयचंद को चलता है तो वो बड़ा नाराज होता है और वो क्या करता है, संयोगिता का स्वयंवर रख देता है, स्वयंवर रख देता है। और स्वयंवर में वो पृथ्वीराज को आमंत्रित भी नहीं करता है, पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं करता है। तो वो अपने मित्र चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज कहता है कि स्वयंवर में अपने को बुलाया नहीं। चंद्रबरदाई कहता है कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो अपने ने इनके साथ पंगा नहीं लेना, ये शक्तिशाली शासक है। लेकिन चंद्रबरदाई को इस चीज का पता था कि प्रेम जो होता है वो अंधा होता है, ये अंत में जाएगा जरूर। इसलिए स्वयंवर से 2-3 दिन पहले चंद्रबरदाई क्या करता है, इस रास्ते के ऊपर अपनी सेना स्थापित कर देता है, यानी कि मोर्चेबंदी कर देता है। स्वयंवर से 1 दिन पहले पृथ्वीराज का चले, क्या पता सिचुएशन कैसी होगी। तो चंद्रबरदाई कहता है चलो, ये स्वयंवर से 1 दिन पहले कन्नौज आ जाते हैं। स्वयंवर वाले दिन संयोगिता क्या करती है, पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना देती है। और जैसे ही ये खबर राजमहल से बाहर निकलती है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी है, तो पृथ्वीराज चंद्रबरदाई से कहता है कि अब तो ल्याणी पड़ेगी न जाके, सनी देवल बनना ही पड़ेगा। तो ये हरण कर लेते हैं यहां से और संयोगिता का हरण करके अजमेर आ जाते हैं, अजमेर। अब देखिएगा, नई नई बहू आती है तो उसके बड़े लाडकोड होते हैं। तो यहाँ अजमेर तो पूरा उस बहू की आओ भगत में खोया हुआ था और मोहम्मद गोरी यहाँ पर युद्ध की तैयारी है वो कर रहा था। चंद्रबरदाई बहुत बार आगाह करती हैं पृथ्वीराज को कि मोहम्मद गोरी है वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो अगले ही साल तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब? 1192, 1192। तो 1192 में वही घोड़े और वही मैदान, गजनी से चला लाहौर आया, लेकिन अब की बार लाहौर आने पर वो एक काम करता है। कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एक संदेश भेजता है, एक SMS भेजता है पृथ्वीराज के पास। और वो जो संदेश लेकर आने वाला व्यक्ति था, यानी कि संदेश लेकर कौन आया? कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। कोई बात नहीं है, हमजा हमजा याद रख लेना। कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा।
क्या संदेश लेकर आता है पृथ्वीराज के लिए भी? मोहम्मद गोरी ने कहा है या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ये जानकारी अपने को कौन देता है? ये जानकारी अपने को हसन निजामी देता है, हसन निजामी। और हसन निजामी का ग्रंथ ताजुल यासीर, हसन निजामी का ग्रंथ है ताजुल यासीर, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति संदेश लेकर आने वाला था। पृथ्वीराज इसका प्रत्युत्तर भेजते हैं कि युद्ध करना है तो मैदान में आ जाओ, ऐसे गिद्दड़ दबकियों से कुछ नहीं बनने वाला है। तो मोहम्मद गोरी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही वो तराइन के मैदान में आ जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज। यहाँ एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। कौन सा व्यक्ति याद रखना है? सामंत सिंह। सामंत सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के सामंत सिंह पृथ्वीराज की ओर से तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। अब देखिए, जब सेना आमने सामने आ जाती है तो मोहम्मद गोरी है वो एक चाल खेलता है। जब वो पृथ्वीराज की सेना को देखता है फिर डर जाता है, तो वो एक चाल खेलता है कि इनको किसी न किसी प्रकार धोखे से पराजित किया जाए। इस प्रकार से तो ये पराजित होंगे नहीं। तो ये कहता है भाई युद्ध करना है या संधि करनी है, मैं गजनी में मेरे भाई से पूछूंगा, पूछने के बाद में आपको बताऊंगा कि मैं युद्ध करूंगा या संधि करूंगा। तो पृथ्वीराज कहते हैं बता देना युद्ध करना है कि संधि करना है। तो गजनी अब तराइन से काफी दूर है, 15-20 दिन में संदेश जाएगा, 15-20 दिन में संदेश आएगा। और अपने एक विडंबना ही रहती है कि जैसे ही शाम के 5-6 बजते हैं तो अपने वालों के तो पार्टी वाली बात है वो शुरू हो जाती है। तो सैनिक गोविंदराज को कहते हैं और गोविंदराज पृथ्वीराज को कहते हैं कि बच्चे तो पार्टी का कह रहे हैं। तो पृथ्वीराज उसकी इजाजत दे देते हैं और सारे ही फिर जब फ्री की मिलती है तो लोग बेहिसाब की पीते हैं। तो मध्य रात्रि को ये सारे कुछ वैसे सो रहे थे, कुछ पीकर सो रहे थे, और इस चीज का लाभ उठाता है मोहम्मद गोरी। और मध्य रात्रि को वो अचानक क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण में पृथ्वीराज यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। जब ये अपनी जान बचाकर भागता है तो अजमेर के निकट तुर्की सैनिक इसकी हत्या कर देते हैं। तो इस बात पर एक विवाद है कि पृथ्वीराज की मृत्यु है वो कहाँ हुई। तो दो मत आते हैं, एक तो अजमेर के निकट पृथ्वीराज की मृत्यु है उसको बताया जाता है, दूसरा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो गजनी में बताई गई है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, गजनी ले गया। जब उसको गजनी के दरबार में उपस्थित किया गया तो पृथ्वीराज उसके सामने खड़े थे। तो मोहम्मद गोरी उन्हें कहता है कि आप अपनी आंखें नीची करो। तो पृथ्वीराज कहता है भी राजपूत हूँ, सिर कट सकता है, झुक तो सकता नहीं। इस बात पर पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया जाता है। और जब ये बात चंद्रबरदाई को पता लगती है तो चंद्रबरदाई क्या करता है? चंद्रबरदाई वहाँ पर जाता है और चंद्रबरदाई जाकर मोहम्मद गोरी से ये कहता है कि पृथ्वीराज जो है वो शब्द भेदी बाण है वो चला सकता है। तो मोहम्मद गोरी कहता है चलो देखेंगे अगर ऐसा कारनामा कर सकता है तो। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि चंद्रबरदाई एक दोहा पढ़ता है और उस दोहे से वो दूरी को जानकर तीर चलाता है और वो तीर मोहम्मद गोरी के गले को भेद जाता है। 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, तांपे बैठे सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कि यहाँ से 4 बांस और 24 गज की दूरी पर है। जिस सीट के ऊपर बैठा है वो 8 उंगल धरती से ऊंची है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, चूकना मत। और जैसे ही पृथ्वीराज ने तीर चलाया मोहम्मद गोरी का गला वो तीर भेद गया। अब
चंद्रबरदाई को ये था कि यातनाएं दी जाएंगी, तो वो पहले पृथ्वीराज को मारता है और फिर खुद आत्महत्या कर लेता है। ये कहा गया है पृथ्वीराज रासो में, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अजमेर के निकट उनकी हत्या कर दी गई। एक और यहाँ पे जिक्र आता है कि जो पृथ्वीराज थे उनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। घोड़ा नाट्यरंभा। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ और हमीर महाकाव्य यानी कि नैनचंद्र सूरी, ये दोनों ये कहते हैं कि पृथ्वीराज के घोड़े नाट्यरंभा को बदल दिया गया। जब पृथ्वीराज उस बदले हुए घोड़े पर बैठते हैं तो वो नाचने वाला घोड़ा था और वो नाचने लगा। लेकिन अधिकतर इतिहासकार है इस तथ्य को सही नहीं मानते हैं, ये केवल हार छुपाने का कारण है। फिर भी अपने को ये नाम उपयोगी है, क्योंकि अपने से प्रश्न ये पूछा जा सकता है पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। इसके बाद में पृथ्वीराज में और महत्वपूर्ण बात करूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। तो 2-3 बार प्रश्न आ चुका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो पृथ्वीराज के शासनकाल में भारत आए। और ऐसा कभी नहीं पूछा गया किसके साथ भारत आए। यदि साथ पूछे तो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में वो भारत आए। 1192 में वो भारत आए। पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में है। भारत सरकार ने पृथ्वीराज के ऊपर डाक टिकट जारी किया है। राजस्थान के 2 ही ऐसे शासक हैं जिन पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, पृथ्वीराज तृतीय और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो पृथ्वीराज तृतीय में जो बड़ी बड़ी बातें थी वो ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।